नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसान तहरीक कल यानी चाशुंबे के रोज खत्म हो सकती है। सिंघू बॉर्डर पर मंगल के रोज हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी इस मुद्दे पर हुई थी। अब केस वापसी को लेकर एक पेच फंस गया है। हुकूमत का कहना है कि तहरीक खत्म करने के बाद केस वापसी का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब किसान चाहते हैं कि हुकूमत अभी इस पर ठोस तयखुन दे। किसान कायद हरिंदर सिंह लखेवाल ने कहा कि किसान तहरीक पर आज ही ऐलान की तैयारी थी, लेकिन हुकूमत ने बीच में पेंच फंसा दिया। अगर हुकूमत ने जो तजावीज़ भेजी है उसमें कोई तरमीम अगर की जाती है तो तहरीक पर फैसला लिया जा सकता है। हरियाणा के 26 तंजीमों ने कहा कि अगर बिना केस वापसी के किसान तहरीक खत्म करने का ऐलान किया गया तो वो जाट तहरीक की तरह फंस जाएगी। जाट तहरीक को भी हुकूमत ने इसी तरह खत्म कराया था, लेकिन किसान अभी भी केसेस का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की किसान तंजीमें अभी केस वापसी पर ऐलान की मांग कर रहे हैं। पंजाब के 32 तंजीमें भी इसी मांग में उनके साथ हैं। किसान कायद अशोक धावले ने कहा कि केस वापस होने को लेकर किसानों में काफ़ी शक व शुबात पाए जाते हैं। हमारा कहना है कि ये यकीन की बात है, अकेले हरियाणा में 48,000 किसानों पर केसेस दर्ज हैं। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में केसेस दर्ज हैं। मुल्क भर में रेलवे ने भी सैकड़ों केसेस दर्ज किए हैं। इसके लिए कोई डेडलाइन होनी चाहिए, इसके लिए हुकूमत फौरी शुरुआत करे। किसान कायद गुरनाम चड़ूनी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले तहरीक खत्म करने की बात कही, लेकिन हुकूमत इसे टाइम बाउंड करे। किसानों को हुकूमत की नीयत पर शक ना रहे। किसानों को शक है कि हुकूमत कहीं बात से बदल ना जाए। किसान कायद बलबीर राजेवाल ने कहा कि हुकूमत ने MSP के मामले में कमेटी की बात की है, जिसमें दूसरी तंजीमों, रियासतों और अफसरों के साथ किसानों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। हमें इस पर एतराज़ है। ऐसे लोग कमेटी में नहीं होने चाहिए जो हुकूमत के साथ कानून बनाने में शामिल रहे। वहीं अशोक धावले ने कहा कि MSP कमेटी में किसान तंजीमों और संयुक्त किसान मोर्चा का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 1 साल से हमने तहरीक में हिस्सा लिया और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली। एक बैठक चली और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। SKM ने उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार MSP के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और SKM के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे। किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज बैठ के बातचीत होती होगी टेबल पे या वही हो जा। अगर ये किसान नाराज होगा गांव का कि तुम हमारे से बात नहीं करते, हम तुम्हारे से बात नहीं करते, जब क्या होगा? सोलह बात कर लो, जो मामले है उन्हें बैठा कर निपटा लो। आज बैठक हुई थी SKM की, उसमें आप शामिल थे? नहीं, मैं उसमें शामिल था। मैं उत्तराखंड गया था कल और अभी सीधे वहां से ही हमारे। सर, केस वापसी को लेकर क्या प्रस्ताव था और आप लोग केस प्रस्ताव ये है कि हम वापसी ले लेंगे, आप चले जाओ। बात कोई कर रहा चिट्ठी पे है, चिट्ठी पे कौन विश्वास कर ले भाई? चिट्ठी पे किसी में चिट्ठी पे कोई विश्वास कर लेगा? किसने भेजी, कहाँ से चिट्ठी आई? इसमें चर्चा हुई, वहाँ पे सारी चीजों पर चर्चा हुई। यहाँ के ट्रैक्टर भी छोड़ना तो शुरू करो। यहाँ के ट्रैक्टर जाते जाते भी 8 दिन लगेंगे न जाने में। जो दिल्ली के थानों में खड़े आंदोलन खत्म करके कोई थाने में कोई किसी किसान की हिम्मत है कि फिर दिल्ली के थाने में आ जाएगा? ये बहुत से सवाल है, उनको स्पष्टीकरण दें। कमेटियां है, कमेटी में रखेंगे जी, कमेटी बनाओगे जी। कमेटी तो वही 10 साल से बन रही।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में मौजूद रहने और कानून साजी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक मंगल के रोज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी ने पार्टी के तमाम एमपीज में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि बच्चों की तरह आपसे एक ही बात को बार बार कहना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने रवैये में तब्दीली लाएं वरना तब्दीली आ जाएगी। मीटिंग में बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के बाद अपने अपने हलकों में जाकर पार्टी के जिले और डिविजनल सुदूर से बातचीत करें और उन्हें चाय पर बहस के लिए बुलाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 14 दिसंबर को वो वाराणसी में अपने पार्लिमानी हलके के जिले और डिविजनल सुदूर को चाय पर मधु करेंगे। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बारे में तफसीलात बताते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में वज़ीर आज़म ने बीजेपी एमपी से एमपी स्पोर्ट्स मुकाबले, एमपी तंदुरुस्त चाय मुकाबला और सूर्य नमस्कार मुकाबला मुनक्किद करने के अलावा अपने अपने इलाकों में पद्म अवार्ड हासिल करने वालों से राब्ते में रहने की भी हिदायत दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल के रोज लोकसभा में किसान तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की एक फहरिस्त पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जान गंवाने वाले किसानों के लवाहिकीन को मुआवजा और मुलाजिमत फराहम करे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसानों के नाम पर मुआवजा ना दिया गया तो ये और भी बड़ी गलती होगी और वजीर आजम कितनी बार माफी मांगेंगे। काल राहुल गांधी जी एक मिनट आफ्टर राहुल गांधी। Speaker sir, thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेस और दीगर तमाम अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा में कार्रवाई न चलने देने के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को ज़ाब्ते के तहत मुअत्तल नहीं किया गया, इसीलिए उनकी मुअत्तली फौरी तौर पर वापस ली जाए। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को पार्लियामेंट के हाथ में मीडिया से कहा कि जिस वाक़े के लिए अरकान को मुअत्तल किया गया वो 11 अगस्त को पेश आया था, लेकिन हुकूमत ने गैर कानूनी तरीके से अरकान को अगले सेशन में मुअत्तल किया, जबकि ज़ाब्ता ये कहता है कि ऐवान के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के बाद पिछले सेशन की सरगर्मियों के सिलसिले में अरकान को अगले सेशन में मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जो रूल 256 के तहत जब आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं तो उस रूल्स के मुताबिक ही वो सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन रूल्स को छोड़ दिया और गलत तरीके से
उन्होंने जो मानसून सेशन में घटनाएं घटी थी तो उसको फिर से उन्होंने इस विंटर सेशन में लाकर हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया। निलंबित करने के बाद भी हमने उनको कहा कि संविधान के रूल एक्ट आर्टिकल 85(2)A के तहत वो हमको बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक हर एक व्यक्ति की क्या गलती है, हर एक सदस्य क्या किया, उसके बारे में उसको पहला नेमिंग करना चाहिए। भाई आपको इस वजह से सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसे पूरे 12 लोगों को पूछना पड़ेगा। उसके बाद रेजोल्यूशन मूव होगा, उसके बाद सस्पेंशन होगा और वो भी उसी दिन होना चाहिए, 11 अगस्त 2021 को ही होना चाहिए था। लेकिन वो घटना को यहाँ लंबित लाए, हाउस तो प्रोरोग किया। जब हाउस प्रोरोग होता है तब उनको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि पिछले सेशन में जो घटनाएं घटी वो सब लैप्स हो जाते हैं। जो रूल पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से नागालैंड हादसे पर बयान दिए जाने के बाद नागा आदिवासी संगठन ने 5 मांगे रखी हैं। इस तंजीम ने हादसे के मुलजिम फौजी अहदेदारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई लेने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली स्पेशल प्रोविजंस और जो खास इख्तियारात मिले हैं उन्हें वापस लिया जाए। फौज के ऑपरेशन में मारे गए 14 लोगों में से ज़्यादातर लोग इसी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे। नागालैंड के मोन ज़िले में कोनियक नागा आदिवासी कम्युनिटी के सरबराह कोनियक यूनियन ने हुकूमत को एक मेमोरेंडम भेजा है। पहली मांग है कि एक मजबूत जांच एजेंसी के जरिए इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। इसके साथ ही हुकूमत ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने का ऐलान किया उसमें 2 अरकान नागा सिविल सोसाइटी के भी होने चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुज़िश्ता 20 साल से खाद कारखाना बंद पड़े रहने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों की मंशा को खाती करार देते हुए मंगल को कहा कि मफाद आम्मा के कामों के लिए हुकूमत की सोच जब ईमानदार होती है तो कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। मोदी ने यहाँ खाद कारखाना, नौ तामीरशुदा एम्स और ICMR के जदीद रिसर्च सेंटर समेत दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जब गरीब इस्तेसालज़दा मरहूम तबकात की फिक्र करने वाली हुकूमत होती है तो वो मेहनत भी करती है, नताइज भी लाकर दिखाती है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आलिया पार की हो गई तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें
टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। यूपीए के वजूद को लेकर खड़े हुए सवालों के बीच शिवसेना के राज्यसभा एमपी और तर्जुमान संजय रावत मंगल की शाम कांग्रेस कायद राहुल गांधी से दिल्ली में वाक़ उनके घर पर मिले। तकरीबन 1 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद बाहर निकले संजय रावत ने कहा कि अपोजिशन का सिर्फ एक मोर्चा होना चाहिए। शिवसेना इससे पहले कह चुकी है कि कांग्रेस के बिना अपोजिशन का कोई अलायंस नहीं हो सकता। संजय रावत ये भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में चल रहा 3 पार्टियों का अलायंस भी मिनी यूपीए की तरह है। मीटिंग के बाद रावत ने कहा कि राहुल गांधी से लंबी बातचीत, सियासी बातचीत हुई। मैसेज यही है कि सब कुछ ठीक है, जो बातचीत हुई है सबसे पहले उद्धव ठाकरे को इसके बारे में बताऊंगा। अपोजिशन की यूनिटी पर बातचीत हुई। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक मोर्चा बनता है तो अपोजिशन का, तो कांग्रेस के बिना ये मुमकिन नहीं होगा। उस बारे में बातचीत हुई। राहुल गांधी जल्द मुंबई आने वाले हैं और उनको लगता है कि इस पर ज्यादा बातचीत करना मुनासिब नहीं है। तमाम दल बैठे और आगे की रणनीति तय करें 2024 के चुनाव से पहले। कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए, आपको आज्ञा आकर तमाम दल बैठे और आगे की रणनीति तय करें 2024 के चुनाव से पहले। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस एक नई हिकमत अमली पर काम करते हुए इस बार खवातीन के लिए एक अलहदा इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की जानिब से खवातीन के लिए अलहदा इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए गुज़िश्ता 2 दिनों से लखनऊ में वाक़े कांग्रेस के रियासती दफ्तर में कांग्रेस कायदीन के साथ तबादला ख्याल कर रही है। जराये के मुताबिक मंगल को भी खवातीन इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए वाड्रा ने मीटिंग बुलाई है। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की कांग्रेस की इंचार्ज भी हैं। रियासती दफ्तर में मंगल को इंतखाबी मंशूर कमेटी के अलावा चार्जशीट कमेटी की भी मीटिंग तलब की गई थी। मुख्तलिफ कमेटियों की मीटिंग के अलावा पार्टी के कायदीन और कारकुनों से भी मुलाकात की गई। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो गांधी के हिंदुस्तान को गॉडसे का हिंदुस्तान बनाती जा रही है। उन्होंने ये सख्त बयान 7 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उन्होंने इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत को भी याद किया और कहा कि उस दौर और मौजूदा मोदी हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत के दौरान हुए एक क्रिकेट मैच को भी याद किया और गुज़िश्ता आलमी कप में पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद हिंदुस्तान में पैदा हालात का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक क्रिकेट मैच याद है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो मैच खेला गया था, तब मरकज में वाजपेयी जी की हुकूमत थी। उस वक्त पाकिस्तान के शहरियों ने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी शहरियों ने पाकिस्तानी टीम को हौसला बख्शा था। फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आगरा में कुछ नौजवानों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया तो उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने ड्रग्स केस में साबिक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया। सिद्धू ने कहा कि हाईकोर्ट में सीलबंद जमा स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट खोलने पर कोई रोक नहीं थी। इसके बावजूद कैप्टन और उस वक्त के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोनों ने मुलजिमीन को बचाने के लिए देरी की। इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सिद्धू ने नई हुकूमत को नसीहत दी कि वो इस पर कार्रवाई करे ताकि लोगों का भरोसा फिर से हुकूमत पर कायम किया जा सके। पंजाब दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में सीएम चरणजीत चन्नी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम चन्नी खुद को एससी भाईचारे से बताकर वोट मांगकर सियासत कर रहे हैं। मैं एससी भाईचारे से नहीं हूं, लेकिन आपका बेटा भाई हूं। पंजाब में एससी कम्युनिटी को केजरीवाल ने 5 गारंटी देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत स्कूलों को नहीं सुधारना चाहती। कांग्रेस इख्तियार में आई तो ये स्कूल ऐसे ही बर्बाद होंगे। प्रगट सिंह जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। हमारे देश के बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, कैप्टन थे। चन्नी साहब की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन दोनों ने खड़े होकर कहा कि पंजाब के स्कूलों को सुधारने की जरूरत नहीं है, पंजाब के स्कूल देश में नंबर 1 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के स्कूल देश में नंबर 1 है? इसका मतलब उन लोगों को आपके स्कूल सुधारने की कोई मंशा नहीं है। वो स्कूल आपके ऐसे ही रखेंगे। अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो ये स्कूल ऐसे के ऐसे रहेंगे। स्कूल नहीं सुधरने वाले। गरीबों के और एससी भाईचारे के बच्चे ऐसे ही गंदी शिक्षा पाते रहेंगे। इनकी मंशा नहीं है, इनके इरादे खराब हैं। जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमारे बच्चों को पिछड़ा रखा, जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमें अनपढ़ रखा, ऐसे ही आगे आने वाले 5 साल के अंदर भी इनकी मंशा यही है, चन्नी साहब की और प्रगट सिंह की, कि एससी भाईचारे के बच्चों को ऐसे ही गरीब और पिछड़ा रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे। ये अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बदल दो सरकार, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो पलट दो सरकार और ले आओ बदलाव। आम आदमी पार्टी को बोल दो। पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में हिंदुस्तान से जुड़ी 930 कंपनियों के 20,353 करोड़ रुपए का पता चला है। मंगल के रोज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने इसकी जानकारी दी। पंकज चौधरी ने कहा कि इन पैसों का पता चलने के बाद 153 करोड़ 88 लाख रुपए का टैक्स वसूला गया। ये डेटा 1 अक्टूबर 2021 तक का है। पंकज चौधरी ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट उन शख्सियतों पर कार्रवाई करता है जो इनकम टैक्स के खवानीन का वायलेशन करते हैं और आईटी के रूल्स के वायलेशन में पाए जाते हैं। इन खवानीन में इनकम टैक्स एक्ट 1961, ब्लैक मनी, अनसॉलिसिटेड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 शामिल है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स लॉ के तहत इस तरह की कार्रवाइयों में तलाशी और जब्ती, सर्वे, पूछताछ, इनकम का असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ब्याज के साथ टैक्स लगाना, पेनल्टी लगाना, क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन, कंप्लेंट दर्ज करवाना शामिल है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 6,32,201 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए। इसी दौरान 7,921 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26 करोड़ 70 लाख के करीब पहुंच गया। वहीं अमवात की तादाद बढ़कर 52,82,000 के पार हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,11,28,000 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,822 नए केसेस मिले हैं। पिछले 558 दिनों में नए मुतासरीन की सबसे कम तादाद है। पीर के रोज 220 कोविड मरीजों की मौत हुई और 10,004 लोग रिकवर हुए। फिलहाल 95,014 एक्टिव केसेस हैं, जो कि 554 दिनों में सबसे कम है। मुल्क में इस वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। अब तक 128 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बढ़ते खौफ के दरमियान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कोविड-19 वबा पर काबू पाने और माशी असलाह की हिमायत करने के लिए आलमी ताउन की अपील की है।
नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के 40 से ज्यादा ममालिक में फैल गया है। जॉर्जिया ने 1+6 गोल में सम्मेलन के छठे इजलास के अख्ताम पर एक बयान में कहा कि आलमी मईशत में बेहतरी जारी है, लेकिन नए वेरिएंट्स की आमद के दरमियान वबा के गैर यकीनी राह और महंगाई के नजरिया समेत उसूली में कई जोखिम हैं। उन्होंने आलमी ताउन के 4 शोबों पर जोर देते हुए कहा कि उन चैलेंजेस का हल निकालने के लिए वबा को काबू करना, बहरान को कम करने और आलमी मईशत को बदलने के लिए फौरी पॉलिसी पर मबनी कार्रवाई की जरूरत है। सबसे पहले इस साल के आखिर तक हर मुल्क में 40% और 2022 के औसत तक 70% टीकाकारी की IMF के वबा करारदाद तक पहुंचने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आगरा के 45 बैरूनी फॉरेन टूरिस्ट के लापता होने की खबर है। ये सभी नवंबर के महीने में ताजमहल घूमने आए थे। जिले इंतजामिया ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए 4 रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाई हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी इनकी तलाश में जुटी है। वहां के एक ओहदेदार अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए शहर में आने वाले सभी फॉरेन टूरिस्ट की स्कैनिंग की जा रही है। CMO श्री श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि बैरूनी सयाह ने होटलों के रजिस्टर में गलत नाम और पता लिखवाया था। उनके इंटरनेशनल मोबाइल नंबर भी बंद हैं। BCCI T20 के बाद वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपने जा रहा है। साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे। इसका सरकारी तौर पर ऐलान भी दौरे के लिए हिंदुस्तानी टीम के ऐलान के दौरान ही किया जा सकता है। एक न्यूज़ पोर्टल ने BCCI के जराये के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि रोहित को वनडे की कप्तानी सौंपने की तैयारियां की जा रही है। इंडियन टीम को इसी महीने साउथ अफ्रीका जाना है, जहां टीम 3 टेस्ट 3 वनडे मैच खेलेगी। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 घरेलू सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं। हिंदुस्तान ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। ये सीरीज कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी बतौर कोच पहली सीरीज थी। वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली के T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित को कप्तानी सौंपी गई है। उसके बाद से ही ये बहस है कि वनडे टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है। स्विस हुकूमत ने खुदकुशी के पॉड यानी सुइसाइड पॉड कहा जाता है उसको कानूनी मंजूरी दी है। इस मशीन की मदद से संगीन अमराज में मुब्तला मरीज बगैर तकलीफ के सुकून से मौत को गले लगा सकेंगे। इसे बनाने वाली कंपनी ने बताया कि मशीन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से 1 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है। ताबूत की शक्ल की मशीन का नाम सार्को है। स्विट्जरलैंड में 1942 से यूथेनेशिया को कानूनी हैसियत हासिल है। साथ ही कुछ लोगों का ख्याल है कि मशीन खुदकुशी को फरोग देगी, जो कि दुरुस्त नहीं है। कहा जा रहा है कि मशीन उन मरीजों के लिए कारआमद है जो बीमारी की वजह से चलने फिरने से कासिर हैं। मशीन के अंदर मौजूद शख्स उसे पलक झपक कर भी चला सकता है। इस मशीन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। 3D प्रिंट शुदा इसमें बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल है, जिसे ताबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। NGO एग्जिट इंटरनेशनल के डायरेक्टर डॉक्टर फिलिप निट्शके ने इस मशीन को बनाने का मशवरा दिया है। फिलिप को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड में किसी भी तरीके की मदद लेने के लिए यूथेनेशिया कानूनी तौर पर वहाँ पे ये कानूनी है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 1300 अफराद ने यूथेनेशिया के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की मदद ली थी। डॉक्टर डेथ ने कहा कि अगर कोई मसला नहीं तो अगले साल तक ये मशीन मुल्क में इस्तेमाल के लिए मौजूद हो जाएगी। ये अब तक का सबसे महंगा मंसूबा है, लेकिन हम इसे शुरू करने के बहुत करीब हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर लोग डॉक्टर डेथ को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लोग मशीन में इस्तेमाल होने का गलत तरीका बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ये गैस चैम्बर की तरह है। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि मशीन खुदकुशी तक ले जाएगी। इस वक्त 2 साल को मशीनों का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। तीसरी मशीन भी तैयार की जा रही है, जो अगले साल तक तैयार हो जाएगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।